एमएसएमई कि एक बार जब ये वाला पीरियड कभी ना कभी खत्म होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, दिसंबर में होगा, उसके बाद हम लोगों के लिए एमएसएमईज के लिए तो क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, एंड देन एज ए कंसल्टेंट्स हम लोगों के लिए एमएसएमई से कनेक्टेड हम लोगों के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं. I start the introduction topic. It has been a very important sector for the economy of the country. It is very highly vibrant and dynamic sector, and बहुत इसके अंदर अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो कि दिस इज अ सेक्टर विच कॉम्प्लीमेंट्स दी बिग सेक्टर्स. जो आपका जो बड़े बिग इंडस्ट्रीज है उनको सेक्टर्स को एमएसएमई सेक्टर बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है. एंटरप्रेन्योरशिप को ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ देता है. सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है इसमें कंपेरेटिवली एट ए लोअर कैपिटल कॉस्ट. द फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडिया जो है वो अभी भी कृषि प्रधान देश है और मैक्सिमम लेबर है जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही है. और एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है दे आर एट द एमएसएमई सेक्टर. एंड इसका एक और प्लस पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर लेबर है जो कि कभी जब वहाँ का ऑफ सीजन होता है उसको भी यहाँ पर ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, रिड्यूसिंग द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज एज एंसिलरी यूनिट्स. बहुत बड़ी यूनिट्स जो है, बड़ी बड़ी जो कार की यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, होंडा है, मारुति है, उनके जो एंसिलरी यूनिट्स हैं दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इन एमएसएमई सेक्टर. देयर इज अ वाइड डोमेन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सर्विसेज भी अभी अब आजकल जो डेफिनेशन उसमें सर्विसेज को भी काफी अच्छी तरह से इंक्लूड कर लिया गया है. MSME sector is the sector which caters both domestic and global markets. Exports के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है. The share of MSME related products in the total export during 18-19 was 48.10%. तो अपन इस चीज की इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, सिग्निफिकेंस दे सकते हैं कि MSME sector is very very important for the. इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं तो ओरिजिनली अगर आप लोगों को जो पुराने अपने सीए जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि पहले एक एसएसआई का सिस्टम हुआ करता था, ना कि एमएसएमई का था. एंड 2007-6 में एमएसएमईडी एक्ट आया और उसके थ्रू इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एसएसआई और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बना दिया. उसके बाद से एमएसएमई का कंसेप्ट चालू हो गया. यहाँ पर एमएसएमई का जो एक्ट बनाया इन्होंने, उसके जो की प्रोविजंस थे उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई बनाया, जो कि सेंट्रल पॉलिसी मेकर है फॉर एमएसएमई इन द कंट्री. सेकंड, प्रोवाइड्स द फर्स्ट एवर लीगल फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्राइज कंसेप्ट, कि एंटरप्राइज का क्या कंसेप्ट हो सकता है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर. देन मीडियम एंटरप्राइज को फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइन किया. अदरवाइज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के ऊपर ही सारा फोकस हुआ करता था. इसके बाद हमारा जो फोकस हुआ वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम तीनों के ऊपर हमारा फोकस हुआ, और जिसमें मीडियम के ऊपर हमारा फोकस काफी उन्होंने बढ़ाया है. देन इस एक्ट के थ्रू उन्होंने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम तीनों टीयर्स को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया एक मिनिस्ट्री के अंदर. दिस एमएसएमई एक्ट जो है, दिस एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेक प्रोग्राम्स एंड इश्यूज गाइडलाइंस टू डेवलप एंड एनहांस एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस vis-a-vis the other sectors, as well as the with reference to the global market also. It helps in improving ease of doing business, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आज हमारा लेटेस्ट जो वो है मोटो, कि जिस किसी तरह से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इसमें हेल्प कर सके. तो बिफोर दी एमएसएमई डीए एक्ट जो 2006 का आया था, उससे पहले हमको रजिस्टर करना पड़ता था एसएसआई यूनिट के साथ, और उसके अंदर एक इंस्पेक्टर का सिस्टम भी हुआ करता था. पहले हम वहाँ एप्लीकेशन लगाते थे, उस एप्लीकेशन की वहाँ पर जांच होती थी. उस एप्लीकेशन की जांच करने के बाद वहाँ से एक इंस्पेक्टर को डेप्यूट किया जाता था, वो विजिट करके आता था. उस इंस्पेक्टर को भी कुछ ना कुछ हमको उसकी सेवा पानी थी, तब जाके वो हमको सर्टिफिकेट इशू होता था एसएसआई. लेकिन अब इन्होंने एमएसएमईडी का एक्ट आने के बाद इन्होंने अब इसको काफी हद तक इसको करीब पूरी तरीके से अब इसको ऑनलाइन कर दिया है. एमएसएमईडी के बाद इन्होंने
एक चेंज किया जिसमें EM1 DIC के साथ फाइल करने का शुरू किया और EM2 किया जब प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद है। अब उसके बाद सितंबर 15 के बाद EM1 and EM2 have been replaced by उद्योग आधार मेमोरेंडम and it has been connected with उद्योग आधार। तो इससे जो आपके गलत तरीके से बेनिफिट लेने वाले जो यूनिट्स थी वो सब एलिमिनेट हो गई हैं और केवल जेन्युइन यूनिट्स जो है वो केवल इसका बेनिफिट ले सकती हैं एंड दे आर नाउ ऑल इंफॉर्मेशन नाउ कैन बी डन ओनली थ्रू ऑनलाइन ओनली। सारा सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है एंड सारी की सारी चीज जो है ये बेस्ड अपॉन सेल्फ सर्टिफिकेशन है। देयर आर नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड। नाउ वी विल लुक एट द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट मैंने इसलिए बनाया है इस स्क्रीन में जिससे हम ये देख सकें कि एमएसएमई का पूरी इंडस्ट्री में कितना बड़ा रोल है, पूरी इकोनॉमी में इंडिया की, और उस रोल के अंदर जो एमएसएमईज हैं वो कितना बेनिफिट ले सकती हैं और एमएसएमई के थ्रू जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं और एडवाइजर्स हैं और सीएज हैं वो उनको किस तरह से एडवाइस, वो कैसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो एमएसएमई बेस है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ओनली सेकंड ओनली बिहाइंड चाइना। चाइना में देयर आर 7 करोड़ 32 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स हैं और इंडिया में 6 करोड़ 33 लाख से ज्यादा यूनिट्स हैं। सो यू कैन सी कि कितना जबरदस्त इसके अंदर स्कोप है, कितना जबरदस्त ये लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं कि ये आउटपुट जो है या इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कितना टैक्स कलेक्शन इनके थ्रू आ रहा है। और इसके पीछे जो टैक्स कलेक्शंस हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को गाइडेंस देनी है या उनको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट्स देने हैं, इंसेंटिव्स दिलाने हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए और टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए इसमें बहुत जबरदस्त स्कोप है। अभी आप इस टेबल में देखेंगे कि जो लेटेस्ट अवेलेबल अपने पास डेटा है दो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का, इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में 9.44% की एनुअल ग्रोथ हुई है। 44.06 लाख करोड़ का ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया है एमएसएमई ने। दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ फिगर्स, यू नो। एंड अगर अपन टोटल जीडीपी में अगर हम इनको देखेंगे तो इनका शेयर है 28.90%, यानी टोटल जीडीपी हमारी थी 152.54 लाख करोड़ रुपए की, 152 लाख करोड़ की थी, उसमें हमारा 30% अप्रोक्सीमेटली शेयर अगर हम मानते हैं तो 45 लाख करोड़ का हमारा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का जीडीपी के अंदर। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एमएसएमई अगर हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में 31% है इनका शेयर, ट्रेड में 36% है। ये जो ट्रेड वाली बात आ रही है इसका डिस्कशन हम आगे जाके फिर दोबारा करेंगे, बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट द ट्रेड, यू नो, ट्रेडिंग यूनिट्स वेदर दे आर कंसीडर्ड एज एमएसएमई और नॉट। दिस इशू विल डिस्कस, बट ये जो फिगर्स हमने लिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिए, तो वहीं से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज की भी आई है, जिसमें अदर सर्विसेज में 33% है, मैन्युफैक्चरिंग में 31% है और ट्रेड में 36% शेयर है। ये सोशल ग्रुप वाइज अगर आप देखेंगे तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ओबीसी और एसटी वाले और एससी वाले भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा सेक्टर है, वो परहैप्स हम लोगों एज ए कंसल्टेंट हम लोग मोस्टली ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ओबीसी और एसटी वाले और एससी वाले जो सेक्टर्स है उस पर भी अगर हम फोकस करेंगे तो दिस विल वेरी यूजफुल फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर द कंट्री। We will be talking about the employment in the MSME sector. Manufacturing में 32%, ट्रेड में 35% और अदर सर्विसेज में 33%। अगर हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे 11 करोड़ से ज्यादा लोग जो है एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, विच इज ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका परसेंटेज मैंने बताया 32% मैन्युफैक्चरिंग में, 35% में, 33% अदर सर्विसेज में है। ये हम अभी दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में अगर हम एम्प्लॉयमेंट को अगर हम यू नो टेबुलेट करते हैं तो 96% जो एम्प्लॉयमेंट है वो माइक्रो इंडस्ट्रीज के अंदर एंगेज्ड है, जबकि स्मॉल अंदर बहुत कम है, विच इज ए पॉइंट टू बी यू नो एड्रेस्ड, पॉइंट टू बी सीन। अभी रिसेंटली
बैंक ऑफ इंडिया के जो अपने गवर्नर हैं, उन्होंने 6 मार्च 2020 को 15 एसोचैम जो है इस बात को स्ट्रेस भी किया था कि जैसे जैसे माइक्रो फर्म्स जो है हम लोग वी आर अनेबल टू graduate the micro firms to small and medium firms. That should be the biggest task. So but I would see as an opportunity for the chartered accountants कि हमारे लिए जो अगर हम माइक्रो जो यूनिट्स को स्मॉल और मीडियम में ले जा सकते हैं by way of our consultancy and guidance, then that would be very useful for the country, for the unit as well as for us. 45% सर्विसेज में 55% मैन है शेयर ऑफ जो यूएम अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें। ये स्टेट वाइज हम स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो राजस्थान इज ऑन 9th नंबर 0.87% 0.87 lakhs of units registered in Rajasthan and highest is Uttar Pradesh। तो हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है राजस्थान के अंदर एमएसएमई के ऊपर काम करने का। इन द टाइम्स व्हेन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट, अभी आप आगे देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं एमएसएमई के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं। तो ऐसे टाइम पर राजस्थान में हम अपने जो शेयर है एमएसएमई का उसको हम आगे काफी बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ द एमएसएमई। द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ द MSME, which was as per Section 10 of MSMED Act 2006, was there were 3 sectors: micro, small, and medium. Manufacturing enterprises, if less than 25 lakhs. Basic जो criteria था वो था investment in machinery equipment. And अगर आपका investment in plant and machinery equipment was less than 25 lakhs, then it was micro. And it was if it was less than 5 crores, then it was a small unit, and if it was a 10 crore less than 10 crores, then it was a medium unit. In case of service enterprises, the plant and machinery equipment was less than 10 lakhs, and in case of small it was less than 2 crores, and in case of medium it was less than 5 crores. लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो अपनी डेफिनेशन अभी इस डेफिनेशन के अंदर जो एक्सक्लूजन्स थे वाया ऑफिस डेटेड 27 जून 2017, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर वर इसमें से ओमिटेड थे। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड वर ओमिटेड। अगेन ये डिबेटेबल इशू है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पुराने वाले उसमें सीनेरियो में रिटेल ट्रेड जो है इन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है, So again I find this very debatable. Then activities of households as employees for domestic personnel was excluded. Undifferentiated goods and services producing activities of private households for own use were activities of extraterritorial organization and bodies like UN, इस तरह की बॉडीज जो इंडिया में काम नहीं करती हैं उन बॉडीज को इन्होंने इससे एक्सक्लूड कर रखा था, उनकी सर्विसेज को। This is the revised definition which has been recently changed. हालांकि इसके इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको अभी कोविड के टाइम पर इसको अनाउंस किया है, लेकिन अभी इसके लीगल अमेंडमेंट अभी भी एक्ट के अंदर जो चेंज कर रहे हैं वो अभी भी पेंडिंग है, तो अभी वो आना बाकी है, बट आई होप दे विल बी कमिंग वेरी सून। तो एक तो एनी whether it is a proprietorship, HUF, AOP, cooperative society, firm और कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन कोई सा भी हो सकता है। आप क्राइटेरिया चेंज करके उसको कंपोजिट क्राइटेरिया कर दिया है, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को एक जगह क्लब कर दिया है और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की डेफिनेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए सेम कर दी गई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इफ इट इज लेस देन 1 crore एंड टर्नओवर इज मोर देन टर्नओवर इज लेस देन 5 crores, एंड इन्वेस्टमेंट स्मॉल वो होगी यूनिट जिसमें इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 5 crores एंड टर्नओवर इज लेस देन 50 crores। मीडियम यूनिट वो होगी जिसमें इन्वेस्टमेंट इज मोर देन लेस देन 10 crores एंड टर्नओवर इज लेस देन 100 crores। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है वो ये है कि इसको याद रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स इन्होंने किया है, 1:5, टर्नओवर में 5 गुना माइक्रो में, लेकिन स्मॉल में बना के उसको कर दिया है 10 गुना और मीडियम में भी 10 टाइम्स है
investment is 10 crores, turnover is 100 crores. अभी एक डिबेटेबल इशू ये है, नटवर जी आवाज आ रही है क्या? इसमें जो डिबेटेबल इशू है वो ये है कि डेफिनेशन ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो वेदर ओनली इन द प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस को कंसीडर किया जाएगा. इसके ऊपर मेरे को लगता है डिबेट और डिस्कशन होना बाकी है, और आई थिंक फर्दर रिसर्च नीड्स टू बी डन एंड फर्दर गाइडेंस नीड्स टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट. इसमें अभी मिस्टर नितिन गडकरी जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई, ही सेड कि अभी लास्ट ट्यूसडे को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली थी कि लिमिट्स फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस मे बी रिवाइज टू ₹20 crores, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स टू 20 crores and the turnover limit to 200/250 crores. So this maybe in the times to come we can see this change. And then criteria may also be revised to investment or turnover instead of investment and turnover. माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर की बात कर रहे हैं, ये बात नितिन गडकरी जी ने अभी लास्ट ट्यूसडे को फिर बोली है कि क्राइटेरिया को भी हम रिवाइज करके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर करेंगे. इससे जो आपका एमएसएमई का जो स्कोप है वो और भी वाइडन हो सकता है. सो लेट अस सी व्हाट in the next few days or weeks. इसके अंदर एक और डिबेटेबल इशू है whether previous exclusion like excluded, whether the previous exclusion would be eligible now. As far as we have discussed with one number of banks, तो लीडिंग बैंक्स का व्यू ये है कि जो एमएसएमई के अंदर वो इसको ट्रेडर्स को नहीं मानते हैं, ट्रेडर्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. लेकिन वी हैव आल्सो हैपन टू हैव अ टॉक विद द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, बट दे सेड कि trading part is also these days trading is also covered in the new definition of manufacturing SME. So we have to see further notifications, guidance notes, or guidance from the ministry or the government on this issue. Now we will be talking about the COVID-19 stimulus package for the MSMEs announced by the Honorable Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman on 13th May in 5 tranches under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. This is the PM 5 pillars of Atmanirbhar Bharat. PM said ki economic system vibrant. India is one of the biggest economies in the world. We are an infrastructure, despite being a developing country, our infrastructure is continuously improving. Thankfully, the systems in the country are, getting upgraded and developed and improved day by day. The systems are very good. This is a vibrant, demography. We have got, different kind of people, different kind of festival, different kind of, systems in the, south, north, west, east. Since we have got population with us, then we have got huge demand. So we don't have to look upon the world to consume our products and services. We can consume those products and services itself within the country. So these are the 5 pillars of Atmanirbhar Bharat as announced by the PM, as envisioned by the PM. So PM has announced a special package of rupees 20 lakh crores, which is equal to 10% of India's GDP, which is 200 lakhs of crores. This will cater various sections of the economy, including cottage industries, MSMEs, laborers, middle class, industries, etc. And there are bold reforms across various sectors. And there is a call by the PM to become vocal for local products and make them global. Again, I would stress this fact: the consultants, the tax consultants, the chartered accountants will stand to gain a lot if we advise our clients properly. What kind of scheme he has to avail, what kind of industry he has to go in, what kind of benefits he can take from the government, so forth, so on. I will take a second's break. Relaxation in statutory
Now there is a stimulation package in the various announcements affecting the MSMEs. Relaxation in statutory and compliance matters, extension of due dates of ITRs, वो अपने को मालूम है 30 सितंबर तक कर दी है, किसी किसी जगह 30 दिसंबर भी कर दी है, 30 नवंबर भी कर दी है, टैक्स ऑडिट डेट्स, IT असेसमेंट्स की डेट्स इंक्रीज कर दी है, एक्सटेंड कर दी है, GST रिटर्न्स की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है, क्विकर रिफंड्स एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल कर दिया है इन लोगों ने, 7 कस्टम्स की क्लियरेंस कर दी है. So this is a very welcome step by the government. Measures by the RBI. Term loan moratorium has been extended from 1st March 20 to 31st May 20 and then to 31st August 20. This has been done on 22nd May 20. Cheaper loans by the way of reduction in repo rate. Currently it is 4% only, which is historically low. Making lending lucrative for FIs by reducing reverse repo rate. Currently it is 3.35%. Again, historically very low. Easing of working capital financing norms by reducing margins. Reduction in TDS rates to increase funds availability in the hands of the businessmen, industrialists, MSMEs. The rate is reduced by 25%. EPF support for the businesses and workers, which will liquidify 2,500 crores to 3.65 lakhs establishment and will benefit 72.22 lakhs employees. EPF contributed reduced for businesses and workers for 3 months. Again, liquidity will improve by 6,750 crores to 6.5 lakhs establishment and 4.3 employees. Now we are talking 19 stimulus package for the MSMEs. This is a free emergency credit line guarantee scheme worth rupees 3 lakh crores. Please understand that this scheme is MSMEs only. This is not for new MSMEs. And this will be available till 31st October 2020 or exhaustion of funds. यानी जब तक आपके अगर उससे पहले यूटिलाइज हो जाते हैं तो ये आपकी ये वाली जो स्कीम है वो that will not be available. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि अगर आपकी किसी MSME यूनिट का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कोई भी OD है या CC है या टर्म लोन है as on 29 February 20 was less than or equal to 25 crores and it was not overdue by not more than 60 days, then additional working capital term loan or additional term loan can be provided the entire outstanding amount up to rupees 25 crores. So this can be available to the existing units, MSME units. The tenure of this scheme is for 4 years. जो भी आपको extra 20% दिया जाएगा, that will be repayable in 4 years and includes 12 months moratorium. The principal amount will not be required to be paid in the first 12. It will be paid in the next 3 years or 36 months, and the interest will be payable on quarterly basis or monthly basis as the case may be. इसमें इंटरेस्ट जो उन्होंने काफी रीजनेबल कर दिया. इट हैज बीन केप्ट एट 9.25% फॉर द बैंक्स एंड FIs एंड NBFC से अगर कोई आपकी लिमिट पहले से चल रही थी, आजकल जैसे NBFC बहुत सारी लिमिट्स प्रोवाइड करती हैं, 14% फॉर NBFCs. अदर कंडीशंस में नो गारंटी फीस इज रिक्वायर्ड, नो फ्रेश कोलेटरल इज रिक्वायर्ड. हाउएवर देयर इज नो क्लैरिटी ऑन पर्सनल गारंटी, बट इन माय ओपिनियन द presently given personal guarantees would be required to be extended. Second stimulus package के लिए subordinate debt worth rupees 20,000 crores of stressed MSMEs को दिया गया है. Stressed MSMEs वो हैं जो अभी NPA नहीं हुई हैं और जो NPA होने वाली हैं या होने की जिनकी संभावना है, और लेकिन वो अभी भी फंक्शनल है. तो उसकी चर्चा में है, गवर्नमेंट has to provide 20,000 crores as subordinate debt, which is likely to benefit about 2 lakh MSMEs. This is for public NPA MSMEs who need equity support. The only condition is the MSME should be functional and operational. It should not be closed. So this will be a very good news for those units which are on the verge of closing, which are on the verge of becoming NPAs.
तो उनके लिए ये वाली जो डेट है या जो फैसिलिटी है फ्रॉम बैंक्स, दैट वुड बी वेरी यूजफुल. However, operational guidelines for this scheme has not yet been provided. So we have to see ki, nitty gritties would be there when it comes to actually availing these schemes. What will be the form of funding? Government of India will provide rupees 4,000 crore to CGT MSE जो already बना हुआ है इनका fund, और उसके through इसको channelize किया जाएगा, which will be channelized through further through the banks. एंड बैंक्स विल गिव डेट टू द प्रोमोटर्स ऑफ द एमएसएमईज. जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो इसको रूट किया जाएगा सीजीटी एमएससी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है. देन फर्दर स्टिमुलस पैकेज फॉर एमएसएमईज में इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ रुपीज 50,000 करोड़ इज प्रपोज्ड फॉर एमएसएमईज थ्रू फंड्स ऑफ फंड विच इज कॉल्ड मदर फंड. तो इसमें ओरिजिनली फंड ऑफ कॉर्पस ऑफ रुपीज 10,000 करोड़ टू बी सेटअप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के थ्रू उसको एलोकेट करेगी 10,000 करोड़, एम्ड एट फंडिंग एमएसएमईज विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी. Fund of fund will be operated through a mother fund and a few daughter funds which will invest in MSMEs. मदर एंड डॉटर फंड का ये रहेगा, जो फर्स्ट जो फंड ऑफ फंड है वो तो रहेगा मदर फंड, और उसके बाद उसके नीचे अलग फर्दर फंड्स क्रिएट किए जाएंगे जो कि परहैप्स सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स क्रिएट किए जाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए, मेडिकल सेक्टर्स के लिए, एजुकेशन सेक्टर्स के लिए, और वो सारे फंड जो कहलाएंगे वो डॉटर फंड्स कहलाएंगे. और ये डॉटर फंड्स जो है दे विल अल्टीमेटली इन्वेस्ट इन एमएसएमईज. फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प 30,000 करोड़ फंड्स एट डॉटर फंड्स लेवल. जो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए जो फंड्स बनाए जाएंगे, उसमें करीब 50 करोड़ का लेवरेज मिलेगा. वो लेवरेज ऐसे क्रिएट किया जाएगा जैसे सिडबी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो अदर लीडिंग बैंक्स हैं, उनको इस 10,000 करोड़ के जो फंड ऑफ फंड का कॉर्पस है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, और वो जो फंड है 50,000 करोड़ का वो क्रिएट करके फिर जो आपकी सेक्टर स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे डिसबर्स किया जाएगा. The purpose is to encourage the MSMEs to expand their size and capacity and get them listed to stock exchanges and take the benefit of the public money. So this is the idea. So let us see इसको हम कैसे गवर्नमेंट किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है आगे. स्टिमुलस पैकेज में जो कोविड-19 स्टिमुलस पैकेज में एमएसएमईज के लिए जो नेक्स्ट है, उसमें ग्लोबल टेंडर्स को उन्होंने डिसअलाउ कर दिया अप टू 200 करोड़. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वो बेसिकली अपने कॉम्पिटिटिवनेस के लिए वो हमेशा, या कॉस्ट इफेक्टिव के लिए वो हमेशा जो है टेंडर्स इशू करते हैं. लेकिन अब प्रधानमंत्री ने और नई ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ये सेटअप कर दिया है कि 200 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इंडिया के अंदर ही हैंडल करेंगे. तो दिस विल इमेंसली बेनिफिट द एमएसएमईज, और इनको अपना जो स्केल अप करने के लिए एक बहुत बड़ा एक चांस मिलेगा. और दिस विल बी स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड मेक इन इंडिया. अदर इंटरवेंशंस फॉर द एमएसएमईज, ई मार्केट लिंकेज, रिप्लेसिंग द ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस. उसकी जगह एक ई मार्केट किया जा रहा है. इस चीज को देखते हुए कि जो बहुत सारी चीजें अब जो है ऑनलाइन जा रही है, एमएसएमई को भी ऑनलाइन का जो है बेनिफिट मिलना चाहिए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है वो इसको ई मार्केट लिंकेज के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है. यूज ऑफ फिनटेक, जो अपनी फाइनेंस रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो यूज है उसको एनहांस ट्रांजैक्शन बेस्ड लैंडिंग यूजिंग ई मार्केट प्लेस डेटा, उसके लिए कर रहे हैं. देन एमएसएमई रिसीवेबल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है. आप लोगों ने या जो एमएसएमईज ने गवर्नमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, सेंट्रल सीपीएसयू करते हैं, सीपीडब्ल्यूडी करते हैं. तो गवर्नमेंट ने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं और अंडरटेकिंग्स हैं, उनको ये डायरेक्शंस दिए हैं कि जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सबका पेमेंट 45 डेज के अंदर रिलीज कर दिया जाए. So it will, benefit MSMEs immensely. Now we are talking about various schemes available for the MSMEs. इसमें से हम कुछ schemes जो है RIPS, CGT MSE
MLU-PY, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ी बड़ी स्कीम्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, व्हाट आर दी स्कीम्स अवेलेबल फॉर दी MSMEs. Voluntary loans, 50% subsidy on patent registration, 1% exemption on interest rate on OD, concession on power utility bills, reimbursement of ISO certificate charges, subsidy registration, protection against delayed payments. MAT can be carried for the MSME to 15 years instead of 10 years normally, and easy to obtain licenses, registrations. एक्सेस टू ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये एक बहुत नया सिस्टम ऑनलाइन लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट. इसकी एक अलग से वेबसाइट है. क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम विच इज अवेलेबल फॉर MSMEs, अप टू 15 lakhs of subsidy is available to the MSME under this scheme, which is routed through SIDBI and other banks also. Then raw material assistance scheme is there. Then single point registration scheme is there. Credit rating scheme is there. Market development assistance schemes for exporters is there. All these schemes are there on the government website, especially as at MSME website of the Government of India. For the paucity of time, we will be addressing these three schemes. RIPS 2019, which is a new scheme, and then CGT MSE scheme, then MLU-PY Rajasthan scheme. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज की तारीख में जितने भी अपने बिजनेसेस हैं और जो हमारा काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बिजनेस का जो शिफ्ट हो चुका है ऑनलाइन, तो गवर्नमेंट ने भी जो है वेरियस पोर्टल्स मिनिस्ट्री में अपने क्रिएट किए हैं. और मिनिस्ट्री ऑफ MSE एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड हैज डेवलप्ड वेरियस पोर्टल्स टू द बेनिफिट ऑफ द MSME सेक्टर इन डिफरेंट वेज. ये MSME डेटा बैंक का इन्होंने MSME पोर्टल निकाला है, MSME डेटा बैंक, which is purpose of that to bring MSME census online. जितना भी डेटा है MSME का, उसको हम ऑनलाइन डेटा लेकर आ सकें. करंट डेटा अवेलेबल हो हमारे पास. डेटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, डेटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज number of employees, so that we can plan the employment and unemployment of the country. Number of employees, products and services, what kind of products we are into, credit rating, joint ventures, technical transfers, etc. to help the government to procure orders from the MSE. ये भी एक इसका बहुत बड़ा पर्पस है. तो हम अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सकते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट से ऑर्डर चाहिए तो आप MSME डेटा बैंक के अंदर अपनी फर्म का, अपनी यूनिट का रजिस्टर करा लें. टू हेल्प फॉर्मुलेट स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर MSMEs, जो डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट की चल रही है MSME के लिए, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए, उनको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये MSME डेटा बैंक would be very useful, and it will be very useful for various business development opportunities for MSMEs. Various portals में एक और पोर्टल में उन्होंने MSME समाधान, इट इज अ वेरी गुड एंड यूजफुल पोर्टल. आप इससे आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेटा हमारे पास अवेलेबल है. इसका पर्पस क्या है? डिलेड पेमेंट्स अगर आपके कहीं हो रही हैं तो उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन put in place as MSE Facilitation Council. It may be understood that MSME Samadhan is only for micro and small enterprises. और इसके अंदर जो डेटा आप देख रहे हैं, कितने एप्लीकेशन फाइल्ड बाय MSE 41,653, एप्लीकेशन डिस्पोर्ट बाय MSE FC. इसके अंदर अगर आपका आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो म्यूचुअल सेटलमेंट्स किसने कहां पर कर लिया, अपने आप ऑलरेडी कर दिए. तो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट शुड बी यूज्ड बाय द MSME. One more thing which has been created on MSME portal of the MSME ministry, this is MSME Sambandh. This is a public procurement portal, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पोर्टल है जिसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है. एक PPP यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट policy for MSME order 2012 has been mandated that every central ministry has to set an annual goal for procurement from MSMEs. So this will give lot of benefit to the MSMEs. इसके अगर आप फिगर्स देखना चाहें
तो करीब 1,25,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट जो है इन्होंने एनुअली मिनिस्ट्री है वो अपने यहाँ से कर रही है। इसका डेटा यहाँ पर अवेलेबल है और दिस इज एज यू कैन सी ए वेरी गुड यूजफुल टूल फॉर द एमएसएमई। अभी ये 9 मई को पोस्ट कोविड इन्होंने एक एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल अनाउंस किया है। जो चैंपियंस का उन्होंने जो एक्रोनिम है वो इस तरह से निकाला है, क्रिएशन एंड application of modern processes for increasing the output and national strength. इसका technical driven control room cum MIS aimed at assisting MSMEs march into big leagues as national global champions. इसका objective है to support the MSMEs in this difficult time in terms of finance, raw materials, labor, permissions, etc. to help them explore opportunities like manufacturing of medical accessories and products like PPEs, masks, etc. Identify and promote sparks, that is the bright MSME, ऐसी MSME जो आगे जाके बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करना, who can not only withstand but can also national and international companies, so that उनको later on public funding through various stock exchanges उनको help available करवाना. Now we come to MSME schemes by the government and lead. जो हम फर्स्ट स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है सीजीटी एसएमई सीजीटी एमएसई स्कीम। ये एमएसएमई मिनिस्ट्री और सिडबी ने मिलकर इसका कॉर्पस बनाया है एंड एक ट्रस्ट फंड है जिसमें ट्रस्ट नेम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई सीजीटी एमएसई। यहाँ पर इनिशियली मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा, दिस इज नॉट फॉर एमएसएमई, दिस इज फॉर स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट ओनली। This GTMSE fund है, this is for only for small and micro and small funds only. This is not for medium enterprises. This is not for medium enterprises. So let us see what is how we can take benefit of this. What is the nature of assistance? Fund and non-fund based credit facilities up to rupees 2 crores per eligible borrower would be can be provided. Now there is a provision for hybrid security option. All collateral guarantee भी हो सकती है, आप collateral भी दे सकते हैं, collateral security भी दे सकते हैं, और जो CGT MSE का जो गारंटी है गवर्नमेंट से वो भी मिल सकती है. New and existing enterprises can apply under this scheme. रिटेल ट्रेडर्स, यहाँ पर ये बात नोट करने के लिए है कि रिटेल ट्रेडर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अंडर सीजीटी एमएसई स्कीम. एक्सक्लूडिंग who are excluding educational institutes, training institutes, agriculture and self help groups, ये इससे exclude कर दिए गए हैं इनमें. Credit facility that has already become NPA, जितने भी NPA अकाउंट हैं, they would not be eligible. इसमें कितनी क्रेडिट गारंटी वुड बी अवेलेबल टू द बैंक? तो ये है कि इफ एमएसई यूनिट विच अवेल्ड कोलेटरल फ्री फैसिलिटीज फेज टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज, अगर कोई यूनिट सक्सेसफुल नहीं हो पाती है और अपना लोन को रिपे नहीं करा पाती है, तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशंस, जैसे कोई SC/ST का है तो उसको 85% का बेनिफिट मिलता है, ट्रेडिंग वाले % का उसका जो लॉस कवर करता है सीजीटी गारंटी कवर, तो इस तरह से 50/75/80 और 85% का सैंक्शन अमाउंट का जो वो सीजीटी एसएमई कवर करके बैंक को रीपे कर देता है, उस 50% बैंक या 75 बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो बैंक उसको राइट ऑफ कर सकता है. What is the security required? Only primary security is required. No collateral security is required. However, if कोई बंदा अगर कोई एप्लीकेंट कोलेटरल सिक्योरिटी भी देना चाहता है, तो अभी रिसर्च हो गए हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ वो दोनों चीजों का हाइब्रिड सिक्योरिटी, यानी सीजीटी एसएमई वाली एमएसई वाली भी दे सकता है और कोलेटरल भी दे सकता है. नो थर्ड पार्टी गारंटी इज रिक्वायर्ड.
पर्सनल गारंटी इज नॉट कंसिडर्ड ए थर्ड पार्टी, हैंस इट इज रिक्वायर्ड। तो पर्सनल गारंटी उसको देनी पड़ सकती है। हाउ टू अप्लाई, अप्रोच द एलिजिबल बैंक्स एंड एफआईस, जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन अंडर सीजीटी एमएससी स्कीम इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। Credit can be extended jointly and separately by the banks and FIs up to ₹2 crores per borrower। जो 2 करोड़ की लिमिट है वो पर borrower की है, लेकिन अगर वो 1-1 करोड़ 2 बैंक से लेना चाहता है तो वो 2 बैंक से अलग अलग से ले सकता है। Now we come to the next scheme, which is RIPS 2019 रिप्स, जिसको हम शॉर्ट में रिप्स बोलते हैं, रिप्स 19। रिप्स का जो इफेक्टिव पीरियड है वो 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च तक का है। Who can apply? New and existing enterprises making investment for setting up new units। कोई सी भी नई यूनिट अगर बनाते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है लेकिन वो नई यूनिट अगर क्रिएट कर रही है तो वो भी रिप्स में कवर हो जाएगी। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू यूनिट इफ प्रोडक्शन इज कमेंस्ड बिफोर द इफेक्टिव पीरियड ऑफ दिस स्कीम, दैट इज 17/12/19 से पहले अगर किसी ने प्रोडक्शन शुरू कर लिया है तो वो इस स्कीम में कवर नहीं हो पाएगा। The following investment will not be eligible, that is manufacturing of tobacco products and pan masala, that is sin products जो हैं आपके वो, that would not, cow beef processing units will not be eligible, retail trade activities would not be eligible, activities prohibited by central and state laws would not be eligible। Maximum extent of the subsidy would be total amount of subsidy for total period of benefit shall not exceed eligible fixed capital investment। जितना हमने fixed capital investment उसमें किया है उससे वो आपकी maximum amount of subsidy होगी। How it will be given वो हम अपनी next slide में discuss करेंगे। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो हम बात कर रहे हैं उसमें होगी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जो एलिजिबल है, उसके लिए जो एलिजिबल है यूनिट्स, उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑफ 75% ऑफ द स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिटेड फॉर 7 years, यानी कि अगर आपने जो SGST अगर आपने जमा कराया है तो जो टोटल आपका जो GST में SGST का जो पोर्शन है वो आपको रिफंड इसमें इंटरेस्ट एज ए इन्वेस्ट सब्सिडी आपको पहले वहां जमा कराना पड़ेगा और उस चालान के बेसिस पर, जमा कराने वाले चालान के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ग्रांट की जाएगी ऑफ द 75% ऑफ अमाउंट ऑफ द SGST फॉर नेक्स्ट 7 years। Then employment generation subsidy would be 50% of the or 75% of the employer's contribution towards EPF and ESI for 7 years। Electricity duty 100%, electricity duty is a component in the electricity which is about I think 40 paisa per unit or maybe about 50 paisa per unit, that would be 100% exempt for 7 years। If there is land tax applicable that would be 100% exempt for 7 years। If any mandi fee is applicable on the unit then 100% it would be exempt for 7 years। Stamp duty would be 100% exempt when you are going to buy for the purpose of the industry। If any industrialist, if any manufacturer is contemplating conversion of land for the purpose of the industry, it would be 100%, the land conversion charges would be 100% exempt। There are further additional benefits for interest and capital, enhanced benefits for interest and capital subsidy to thrust sector enterprises। वो और आगे हैं, वो हम डिटेल में उनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत सारे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको जो इसकी जो पूरी स्कीम है वो शेयर कर दूंगा तो उसमें आपको वो आप उसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। राजस्थान में एक MLU-PY करके एक और स्कीम आई है जो भी अभी 17/12/19 यानी दिसंबर 19 में अनाउंस किया, 2024 तक ये एप्लीकेबल है। Individuals who can apply under this scheme, individuals below 18 years of age,
not below the 18 years of age, any self-help group registered with any state government department, any society, partnership firm, LLP, companies, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं. No investment which is not a non-veg, liquor, narcotic products, explosives, transport vehicle with on-road price more than rupees 10 lakhs. The point you can note here is transport vehicle with on-road price less than rupees 10 lakhs would be covered in this scheme. अगर कोई इसकी ट्रेडिंग भी कर रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. And then any activity prohibited by the central and state government be investment eligible for this scheme. What will be the formal scheme? Manufacturing, service, and please note, trading enterprises investing in expansion, modernization, or diversification. Please note that trading has been included in this scheme, but it has not been included in RIPS. So we need to understand this difference and remember this difference when utilizing various benefits of these schemes. Approved lending institutions कौन-कौन सी हैं? National banks, RBI approved scheduled commercial banks and scheduled small finance banks, regional rural banks, RFC, SIDBI. तो मोस्टली आप सभी कुछ उन्होंने बैंक सारे कवर कर लिए हैं. Now what will be the nature and extent of assistance? First, the nodal agency कौन होगी? जो एप्लीकेशन हमको इसकी सैंक्शन कराने की लगानी होगी वो लगानी होगी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जिला उद्योग केंद्र में. What would be the nature and extent of assistance? Up to rupees 10 crores in the form of term loan, PME and raw material, which will be provided by the bank or financial institution. तो बेनिफिट जो है गवर्नमेंट दे रही है वो क्या दे रही है? वो अब यहाँ पर है आपके पास. बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट अप टू 25 lakhs का दे रही है. अगर आपने किसी यूनिट ने लोन लिया है तो 8% का इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलेगी और 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में 6%, यानी कि अगर 12 बैंक ने उसको लोन किया है तो उसकी इफेक्टिव रेट हो जाएगी 6% की. सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड बेनिफिट. और 5 करोड़ से 10 करोड़ का अगर उसने लोन लिया है तो अगर उसकी 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको 5% का यहाँ से इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी. इंटरेस्ट सब्सिडी मिलने का जो सिस्टम वो ये है कि अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट जो पे किया है और उसका चालान आपने बैंक को इनको यहाँ DIC में प्रोड्यूस कर दिया तो आपके खाते में ऑनलाइन वो क्रेडिट हो जाएगा. तो ये सिस्टम भी बड़ा ही सीमलेस और बहुत अच्छा बनाया है. इसके अंदर जो है सिक्योरिटी क्या रहेगी? कोलेटरल 10 लाख तक के जो लोन रहेंगे वो तो रहेंगे कोलेटरल फ्री. लाख से ऊपर वाले जो लोन्स हैं वो आपके CGT MSE से कवर हो सकते हैं. बहुत अच्छी स्कीम है कि इसको इन्होंने ये जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का जो इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम है इसको इन्होंने CGT MSE से लिंक कर दिया है, which will be very very useful and very interesting. Now SIDBI has also announced some schemes in response to COVID-19 for production of services of all medical products being procured by the state government to fight COVID-19. Kindly understand this thing कि ये जो SIDBI ने स्कीम दी है वो केवल उन प्रोडक्ट्स के लिए है जो कोविड-19 में, जैसे आपको PPE प्रोडक्ट को PPE सूट बनाना है, आपको ग्लव्स बनाने हैं, आपको सैनिटाइजर बनाना है और वो गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल प्रोडक्ट्स आपसे प्रोक्योर करने वाली है. तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई फंडिंग की जरूरत है तो उन यूनिट्स के लिए ये 3 स्कीम गवर्नमेंट SIDBI लेकर आई है. एक तो है सेफ, एक है सेफ प्लस, देन थर्ड वन इज स्माइल. सेफ में क्या है फीचर्स हैं? SIDBI असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस कोविड-19 फॉर लोन्स विद इन 48 आवर्स एट 5% इंटरेस्ट. अगर हम उनको अपने प्रोडक्ट्स और उनको गवर्नमेंट से लिंकेजेस कि दैट वी आर गोइंग टू सप्लाई टू दीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, then within 48 hours we will be able to get the funding rate. This is applicable for existing and new customers up to rupees 50 or WCTL. Very important factor is that no collateral security is required. इसमें ineligibility में greenfield projects, items not related to COVID-19, traders etc. are not covered. This is covered only for production or services of medical products. Similarly, Safe Plus में
वी आर टॉकिंग प्लस फॉर इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल लोन अगेंस्ट कंफर्म गवर्नमेंट ऑर्डर। अगर किसी के पास गवर्नमेंट के कंफर्म ऑर्डर्स हैं फॉर द सप्लाईज ऑफ कोविड आइटम्स, देन उसको जो है 2 करोड़ तक की लिमिट दी जा सकती है और 5% इंटरेस्ट पर दे सकते हैं। स्माइल के अंदर जो थर्ड स्कीम है, एडिशनल फाइनेंशियल विंडो है फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या मैन्युफैक्चर ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टू मीट कोविड नीड्स फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स के लिए है, इंक्लूडिंग ग्रीन फील्ड के लिए भी। अगर कोई नया पीपी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पीपी यूनिट सूट के लिए अगर कोई नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी लगा रहा है, वो भी इस स्कीम में कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम लेकर आया, उनको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद ने एमएसएमई का एक अपना मीनवाइल आई विल टेल यू वन मोर थिंग। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एमएसएमई के हेड हैं देवेंद्र मिश्रा, वो भी यहाँ पर हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं। और नटवर जी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एक बार उनको ज्वाइन करा लें यहाँ पर, तो ये बाकी की जो चीजें रिलेटेड वो इसको डिस्कस कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो मैंने आपको वेरियस एमएसएमईज के लिए वो मैंने आपके स्क्रीन पे डाल दी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है एमएसएमई एसबीआई, उसके ऊपर ये सारी स्कीम्स और उनकी सारी डिटेल, सारे लिंक्स वहां दिए हुए हैं, वहां से अपन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स। So what is the post-COVID prospect for MSMEs? Healthcare, pharmaceutical, chemical sector, जिसमें से है आपका जो सैनिटाइजर्स हैं, और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कोई भी जो मेडिसिन हैं उसमें बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे एमएसएमईज को बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए वेरी गुड थ्रस्ट एरिया। फिनटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए गुड एरिया। फूड एंड एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जीज, तो ये सारे सेक्टर्स जो है एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्टिव अच्छे सेक्टर्स हैं। So thank you so much. Any queries are most welcome. And meanwhile, I would request Mr. Natwar Sharda to welcome Mr. Ravindra Mishra, DGM MSME, State Bank of India. ये कैसे होगा? रविंद्र मिश्रा जी कहाँ हैं? आगे? Good morning, or rather good afternoon to all. I am Ravindra Mishra. I am DGM SME, not MSME, SME, including MSME in Delhi Circle. And Delhi Circle we are looking after. I hope everybody is listening. I mean, my voice is reaching. Yes. Okay, so I am, my area is Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Delhi. It's a very vast area. So if the moderator has any queries to them from the participants, they can go ahead and ask me. बैंकिंग रिलेटेड अगर अपनी कोई क्वेरीज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली और एनी जनरल बैंकिंग एमएसएमई रिलेटेड, तो ही कैन एड्रेस आवर क्वेरी। हेलो सर। यस, बोलो। ये एमएसएमई लोन से केवल नेशनलाइज बैंक ही देंगे या सभी देंगे? क्यूरी आई हुई है मिस्टर राहुल सिन्हा से। राहुल जी को आप बता दें, एमएसएमई लोन सभी बैंकों के लिए है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सेप्शन नहीं है, वो भी उसका पार्ट है। लेकिन बाकी मतलब प्राइवेट बैंक्स भी देंगे जो आपके प्राइवेट भी देंगे, कोऑपरेटिव भी देंगे, सभी बैंक दे सकते हैं। अच्छा, सभी बैंक से देंगे। एनबीएफसी भी देगी क्या सर? एनबीएफसी जो एसएमई के लोन्स देती हैं या उसके लिए रजिस्टर्ड है, वो भी दे सकती है। अच्छा, मतलब सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे? बिल्कुल, ठीक है सर।
एक और शायद क्वेरी आती है कि वैल्यू ऑफ लैंड जो है, जब हम टर्म लोन असेस करते हैं तो उसके अंदर वैल्यू ऑफ लैंड लेते हैं नहीं लेते, ऐसे कोई क्वेरी है शायद, देखिए आप एक बार। यस यस, रतन गोयल जी ने पूछी है ये। हाँ, तो अभी क्या है कि जो वैल्यू ऑफ लैंड है उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट तो लेते हैं, लेकिन दैट हैज टू बी फंडेड बाय द इक्विटी, उनके अपने मार्जिन से। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी उसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोजेक्ट के अंदर, दैट कैन बी फंडेड बाय द बैंक। राइट नाउ लैंड अगर मैं लेकर आता हूँ तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। हाँ, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाएगी, और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होगी तो वो उसकी जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन है, जो उसका अनसिक्योर्ड लोन से वो लेके आना चाहता है, उससे हो सकता है वो, और बाकी का प्रोजेक्ट कॉस्ट वो बैंक फंड कर देगा। Sir, my question is different. My question is different apart from this. My question is that whether the loan sanctioned against the land is eligible for subsidy under MLUPY. हमारी एक स्कीम है, मुख्यमंत्री जो अभी सचिन जी बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसमें कुछ सब्सिडीज दी गई है सर इंटरेस्ट रेट में, कि सचिन से लोन इज सैंक्शन तो इतना 8% मिलेगा, 6% मिलेगा। तो क्या लैंड के अगेंस्ट में जो लोन दिया जाता है उस पर सब्सिडी है क्या? माय क्वेश्चन इज फ्रॉम सचिंदर जी। मैं समझ गया आपकी बात। जो उन्होंने एक सेकंड में उसका रेलेवेंट पोर्शन निकाल लूं। यस सर। इसमें जो इन्होंने लिखा है ऋण की सीमा लिखी है, तो ऋण की सीमा के अंदर इन्होंने लैंड का जो वर्ड है वो यूज नहीं किया है कहीं पर भी। यूज नहीं किया। यस सर सत्येंद्र जी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। यस, तो हमको लॉजिकली ये मानना पड़ेगा कि अगर 10 करोड़ का उन्होंने, मतलब प्रोपोर्शनेटली, आपको मालूम है बैंक्स या जो भी सैंक्शन करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सर हर एक लैंड, हर एक कंपोनेंट ऑफ एसेट के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक उनकी अमाउंट ऑफ लोन होता है कि लैंड Yes. अगर तो 60 लाख की लैंड है तो हम 40 लाख का, इसमें से टोटल 2 करोड़ का लोन दिया है मैंने, तो 40 लाख का अगेंस्ट में, लैंड के अगेंस्ट में है और बाकी प्लांट मशीनरी के अगेंस्ट। हाँ, तो हमको प्रोपोर्शनेटली वो जो लोन है लैंड से हटाना पड़ेगा। लैंड पे नहीं मिलेगा अल्टीमेटली, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है ना स्कीम में। तो हाँ सर, लैंड का वर्ड यूज नहीं किया वहां पे, प्लांट एंड मशीनरी और वो वर्ड यूज किया हुआ है। एग्जैक्टली इन्होंने बाकी सब चीज यूज कर ली, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग यूज कर लिया, फर्नीचर यूज कर हाँ, लिया, बिल्डिंग भी यूज कर लिया सर, फैक्ट्री बिल्डिंग यूज कर लिया, बट लैंड हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो लैंड वाला जो पोर्शन होगा दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। उस पे इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगा, कुल मिला के नहीं मिलेगी। राइट सर, थैंक यू सो मच। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई से, बैंकिंग से रिलेटेड और भी कोई इशू आप मिश्रा जी से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है कि अगर कोई ऑलरेडी, ये मिस्टर रविंद्र मिश्रा से मेरा क्वेश्चन है कि कोई ऑलरेडी रजिस्टर जो यूनिट है जो बेनिफिट ओडी या बैंक से कोई भी टर्म लोन या सीसी ऑलरेडी अवेल कर रखी थी, लेकिन वो एमएसएमई में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं थी, और बिकॉज ऑफ द न्यू डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट, अब वो रजिस्ट्रेशन लेती है एमएसएमई में, तो उसकी जो पुरानी जो बेनिफिट और जो पुरानी लिमिट चल रही है, पुराना लोन में एमएसएमई में कवर हो जाएगा क्या? नहीं आ रही? वेट, हाँ ठीक है, हाँ, द वॉइस। सर नाउ हाँ, हैव यू गॉट द क्वेरी? हाँ, गॉट द क्वेरी। अभी जो नई स्कीम आई है, डेफिनेटली उसके अंदर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनको फिर से री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज पर द। अभी क्या हो रहा था, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या जो भी जो लास्ट स्लैब था माइक्रो के लिए उससे कम है, तो वो लोगों को बेनिफिट वो ले रहे थे, भले उसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 300 करोड़। अभी गवर्नमेंट ने टर्नओवर भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो स्मॉलर जो कंपनीज है 5 करोड़ तक की, तो डेफिनेटली वो जो पूरा क्राइटेरिया है वो चेंज होगा एंड इनको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो वो जो कंपनीज नहीं है रजिस्टर्ड, वो भी अगर कराएंगी तो उनको भी वो बेनिफिट मिलेगा, मिल जाएगा उनको। ओके, ग्रेट। और क्या क्वेरी है? सर, my another query is to Ravindra Mishra ji से, if I am a MSME entrepreneur, but I have not availed the facilities till yet. मैं डेट फ्री कंपनी हूँ, स्टिल आई एम एलिजिबल फॉर द लोन, जो अभी सेंट्रल ने डिक्लेयर किया, एफएम ने डिक्लेयर किया, उसमें मेरा एलिजिबिलिटी बनता है क्या सर, इफ आई वांट टू टेक ए लोन नाउ? नहीं, अभी जो उन्होंने
अनाउंस किया है वो एग्जिस्टिंग जो बोरोवर्स हैं उनके लिए किया है, इमरजेंसी जो क्रेडिट लाइन है 20% की एडिशनल If क्रेडिट I have debt free company, but I am still MSME में तो covered हूँ सर मैं. नहीं है, लेकिन आपकी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप तो नई फैसिलिटी ले सकते हैं। नई फैसिलिटी ले सकते हैं. हाँ आप वो 20% में नहीं आएंगे, नहीं आप वो आएंगे, 20% right. में आ हाँ, जाएंगे। ये एक अलग फंड क्रिएट किया है 3 लाख करोड़ का जो भी है, वो एक अलग फंड है जिसको कि जो एग्जिस्टिंग जो बोरोवर्स हैं उनके पर्पस के लिए है। Right sir. न्यू यूनिट्स है उनको तो हम वैसे भी फंड कर रहे हैं। हमने Right. चालू करना। हाँ रविंद्र मिश्रा जी सर, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो। ओडी और सीसी ले रखी है, ये क्वेश्चन क्या है एडवोकेट सिद्धार्थ भाटिया जी ने कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अब लेंगे वो, हाँ हाँ, तो ओडी और सीसी पे जो 20% वाला इस तरह के बेनिफिट्स है अवेलेबल? अगर वो नहीं रजिस्ट्रेशन अगर वो लेते हैं और क्वालिफाई होते हैं एक्ट के अंदर, एमएसएमई के अंदर, तो डेफिनेटली अवेलेबल होगा। नहीं, क्वालिफाई तो उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आज जो न्यू डेफिनेशन से न्यू जो क्राइटेरिया जारी उनके हिसाब से वो एलिजिबल हो रहे हैं, हाँ हो जाएंगे वो। क्वालिफाई हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन आया है कि हाउ टू गेट रजिस्टर्ड एमएसएमई अंडर न्यू डेफिनेशन, व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है ऑनलाइन है सारा कुछ, और एमएसएमई की जो वेबसाइट है वहाँ उन्होंने बहुत इजी वे में दिया हुआ है। अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, मेरा नंबर दे रखा है, जो मॉडरेटर है वो इसको शेयर कर लेंगे, मैं उनको गाइड कर दूंगा कैसे करवाना है। और कोई क्वेरी हो तो बताएं सर। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, Any participant who has any query, please raise your hand. एजुकेशन का नहीं, इसमें एक मैं देख रहा हूँ क्वेरी आ रही है कि अगर किसी को लोन डिनाई हुआ है या कुछ है, वो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन की जा सकती है, नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है शायद। हाँ ये तो मेरा ये है कि नॉर्मली हम लोगों के पास डायरेक्टली भी आती है कंप्लेन, जो उनके डायरेक्ट कंट्रोलर वो भी रिसीव करते हैं और रिजॉल्व भी की जा रही है। इनफैक्ट देयर आर मेनी कस्टमर्स हु आर डायरेक्टली राइटिंग टू आवर कॉर्पोरेट सेंटर आल्सो, या अदर बैंकों के कॉर्पोरेट सेंटर है या ओम्बड्समैन है, आप वहां भी जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली डिनायल का जो बेसिस है वो क्या है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। रिप्स निकालो। इसमें एक क्वेरी अभी आई है मिस बिंदिया गोयल की, whether the RIPS 19 benefits available to sector. So as per clause 5.10 of the RIPS scheme, this mining sector, mineral sector word use किया है इन्होंने, तो mineral sector I think would be mining sector perhaps, तो mineral sector is covered. जो educational institutes है, this is the question to Mr. Now I think educational institutes would be covered under or not. ये एक है ना बहुत बड़ा ओवरलैपिंग क्वेश्चन होता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हुए, एजुकेशनल डेफिनेटली दे आर सर्विस सेक्टर में है तो वो तो कवर होंगे ही, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स का थोड़ा सा एक रहता है कि चूंकि दे आर बिल्डिंग द फ्लैट्स एंड देन प्रोवाइडिंग द फ्लैट्स टू द ओनर्स, वहाँ थोड़ा ओवरलैपिंग होती है कि वेदर दे शुड बी ट्रीटेड एज ट्रेडर्स और सर्विस सेक्टर, बट मोस्टली आई थिंक दे विल बी ट्रीटेड इन द service sector. Service sector. हेलो। Yes, Navaki. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी तक एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरा एनबीएफसी से लोन भी चल रहा है। अब मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड होके उसको लोन लेना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसीजर रहेगा? और एनबीएफसी को करना चाहता हूँ और इसके साथ बना लेना चाहता हूँ, एनबीएफसी को कंटिन्यू करूंगा मैं फिर इसके लोन को। तो लोन के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा कि किस तरह से फिल करना है? What will be the procedure? ये क्वेश्चन आप किसको कर रहे हो? सर कोई भी आंसर कर सकता है सर। आप बेसिकली आपका जो क्वेश्चन में समझाओ, आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराएंगे? हाँ आप कराएंगे सर। ठीक है ना? हाँ। और अब आप चाहते हैं किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट होना?
हाँ सर, ये अंडर रिबेट आ जाए, ये जो भी रिलीफ पैकेजेस आए हैं इनके हाँ, अंडर में। आप किसी भी अच्छे, आई मीन बेसिकली क्लाइंट का क्रेडेंशियल्स अगर अच्छे हैं, टर्नओवर अच्छा है और उसके बैंकिंग सिस्टम्स अच्छे हैं, कोई चेक बाउंसिंग नहीं है, और हाँ अगर हाँ वो नई स्कीम में नया रजिस्ट्रेशन करा के पुरानी फर्म को अगर लेकर जाता है, शिफ्ट करता है टू हाँ। SBI टू और अदर बैंक्स, तो आई थिंक इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। ओके, तो वैसे अप्रोच करना पड़ेगा जैसे नॉर्मली बैंक को अप्रोच किया करते थे। बैंक जाके इसके लिए MSME का रजिस्ट्रेशन ले जाके ही उनको दिखाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप रिसेंटली जो अभी 5-7-10 दिन 15 दिन का मैं आपको बताऊं, तो अभी तो बैंक्स जो है वो खुद अप्रोच कर रहे हैं क्लाइंट्स को और यूनिट्स को। Exactly. तो सर आप प्राइवेट हमें बैंक में avail करिए हमारी बेनिफिट्स। किसी भी तरह के बैंक में अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए, ऑफ कोर्स, नॉट फॉर गवर्नमेंट ओनली। बिल्कुल कर सकते हैं। ये जी, तो पहले ही बता दिया ना क्वेश्चन में। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। NBFCs भी कर सकती, मैं भी कर सकते हैं अगर वो उन पे आप एलिजिबल होते हैं तो। ओके ओके। और कोई क्वेरी तो बताएं सर। सर एक मेजर क्वेश्चन जो मेंबर्स का था वो ये है कंफ्यूजन हाँ। कि जो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, अभी जो भी पैकेज जो निकाला है, हाँ, जो एट प्रेजेंट MSME रजिस्टर्ड है उनके लिए अवेलेबल होगी या नए रजिस्ट्रेशन वालों के लिए भी अवेलेबल होगी, या नए वालों के लिए डिफरेंट जो प्लान है वो एप्लीकेबल होंगे? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मेंबर्स को। वो जो पैकेज है वो दो तरीके का पैकेज है। तो एक पैकेज तो है एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए MSME, उनको 20% जो है इमीडिएटली दे दिया उन्होंने। अगर उनकी इंक्रीज ओडी कर दें। 1 करोड़ की थी तो उनकी ओडी लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी विद द सेम कोलेटरल। वो तो है एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए, लेकिन बाकी जो अदर यूनिट्स है उनके लिए भी अलग फंड क्रिएट किया है। तो आप वो वाला जो फंड है वो बैंक्स को जो मिल चुका है, अब बैंक खुद मार्केट कर रहे हैं उस फंड को। तो अगर आपकी एलिजिबल यूनिट है, आप मार्केट बैंक वाले हो सकता है आपके पास ना आए, लेकिन आप अपने बैंकर के पास जा सकते हैं या आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा सकते हैं, who will take you to the appropriate banker। बेसिकली जो नए रजिस्ट्रेशन है उनको तो MSME के जो नए बेनिफिट्स है वो सारे मिल जाएंगे, बट पैकेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आवाज ही गई। पैकेज में एक 20% वाला नहीं मिलेगा, बस बाकी सब मिल जाएंगे। वो तो उसको वैसे ही नहीं चाहिए क्योंकि नई यूनिट है वो तो। इसके लिए तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही तो बैठे हुए हैं, वो ही तो अप्रोच करा देंगे क्लाइंट से बात करके। बिल्कुल सही है। नहीं एक्चुअली क्या है उनका, उनको भी चाहिए। इनका सवाल ये है कि there were units which were not registered under MSME but they were active, they were taking loans also, but because now that benefit has come, they cannot avail that benefit. So suppose they get themselves registered and all other things were already there, so can they take the benefit? I don't think they can take the benefit because whatever status quo was there on 29th February, that has been sealed by Reserve Bank of India. एग्जैक्टली, उसमें तो डेट कर दिया ना 19 अप्रैल को, 29 फरवरी का जो कोई क्रेडिट फैसिलिटी वो अवेल कर रहे थे, तभी उनको वो 20% का बेनिफिट मिलेगा। आर यू ट्राइंग टू गेट दिस पॉइंट? 20% का बेनिफिट तब मिलेगा जब 29 फरवरी को कोई भी उनकी क्रेडिट लिमिट बैंक से चल रही थी, जब उनकी कोई लिमिट ही नहीं थी। और अगर यहाँ नई लगा रहे हैं नए तरीके से अप्लाई करेंगे, और उसके लिए सेपरेट बजट है, सेपरेट फंड है। मिश्रा जी का कहने का मतलब हुआ एग्जिस्टिंग को तो दे दिया जाएगा 20% एडिशनल। हाँ, और जो नए होंगे वो नए रूल्स में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और नए रूल्स ऐसा नहीं है कोई इम्पॉसिबल रूल्स हैं, हाँ, ऐसा नहीं है, बड़े इजी हैं। और एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो ऑलरेडी है, अगर MSME में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा के भी बेनिफिट ले सकती है सर। बिल्कुल ले सकती है। अभी क्या है सर, मार्केट में यही हो रहा है, सब लोग MSME में रजिस्ट्रेशन कराओ और गवर्नमेंट के पैकेज का फायदा उठाओ, ये चल रहा है। हाँ, ये एक दिन में 5 से 7 कॉल आते हैं आजकल, थोड़े अगर जिसके 200 क्लाइंट है तो। और सर हमारा तो MSME का तो उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन ही हुआ सर। सॉरी, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ही तो करवाना पड़ेगा इन लोगों का। हाँ, और क्या, बस सिंपल है वो तो, नो फीस, नो टाइम। एनी क्वेरीज? राजकुमार जी की कोई क्वेरी है? क्या क्वेरी है बताओ। यस राजकुमार जी। राजकुमार जी की कोई क्वेरी है? बिल्कुल राजकुमार जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपना।
राजकुमार जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद अपना। राइटिंग में डालिए क्या उन्होंने जो रेज हैंड किया है? ये रेज हिज हैंड। राजकुमार जी से कनेक्ट हो सकते हैं क्या? सर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैंने यहाँ से तो अनम्यूट कर रखा है उनका। अच्छा, उनको बोलो राइटिंग में डाल दें। मिश्रा जी मेरी मैसेज भेज दीजिए। एक मिश्रा क्वेरी जी से मेरी रिक्वेस्ट है। एक क्वेरी ये भी आई हुई है कि लोन इज अवेलेबल ऑन आउट ऑफ रिको एरिया और प्राइवेट लैंड और रूरल एरिया में भी मिल जाएगा। मिश्रा सर, रविंद्र मिश्रा जी, कन्वर्टेड प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। गवर्नमेंट को जैसी लैंड है उसी पर मिलेगा लोन, या प्राइवेट सेक्टर वाली जो लैंड है या रूरल एरिया में कन्वर्टेड लैंड है उस पर भी मिल जाएगा? लोन फॉर व्हाट पर्पस एक्चुअली, किस पर्पस के लिए? मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाना है, क्या करना है, किस पर्पस के लिए चाहिए? नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए। हाँ तो नया प्रोजेक्ट का तो आप जो अभी भी जो हमारी गाइडलाइन है वही रहेगी ना, उसमें गाइडलाइन में तो कोई चेंज नहीं आया ना बैंकिंग से। तो अभी भी अगर रिको की जो लैंड है या जो भी कन्वर्ट होके इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट होती है या यूजेबल लैंड यूज चेंज होता है, उस पर अगर हम आज भी लोन दे रहे हैं तो चलता रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं। शरद काबरा जी की कोई क्वेरी है भैया? सुभाष जी, यस सर। शरद काबरा। विजय, यस सचिन भाई, क्या हाल है सचिन भाई? बढ़िया, हाउ आर यू शरद? आई एम परफेक्टली ओके सर, नाइस टू हियर यू। हाँ, बहुत दिनों बाद आपको सुना है। इसमें एक दो चीज थी सर। एक तो जो अभी ईपीएफ में कुछ रिलीफ दिए थे इन्होंने, दो बार में दिया था। एक बार तो पहले दिया था इन्होंने मार्च के महीने में, इन विच दे हैव सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बोथ बाय द गवर्नमेंट। और सेकंड दिया था उन्होंने भी 12 से 10% घटा के किया था उन्होंने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को। हाँ, सेकंड वाला। ठीक है साहब। तो जो फर्स्ट वाला था उसमें जो कंडीशन अटैच थी वो कंडीशन थोड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन थी कि सब आपके एम्प्लॉय 100 से नीचे होने चाहिए, 15,000 पर पर्सन, 90% सबके सैलरी होनी चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ। डू यू थिंक इट इज एन वायबल स्कीम एज फार एज रिलीफ इज कंसर्न? क्योंकि मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो आई थिंक इसके बाहर हो जाएंगे वो सब लोग। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। व्हाट इज योर ओपिनियन? बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे क्लाइंट से बात हुई, इसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ये फिजिबल है भी कि नहीं है। बिल्कुल सर। और जहां तक ये 12 से 10% वाला सवाल है वो तो आई थिंक इट्स अ गुड वेलकम रिलीफ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। इसमें एक और क्वेरी थी मेरी सर। करेक्ट ऑब्जर्व से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। जो बेनिफिट है अभी मिस्टर रविंद्र मिश्रा मेरे ब्रदर हैं, ये जो एमएससी के हेड हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो वो अपन पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राहुल जी, सर राहुल सिन्हा जी कोई क्वेरी है? राहुल सिन्हा सर, वो तो बता चुके वो ऑलरेडी, उसके लिए तो सर विजय जी उसके लिए तो बता दिया सर ने। नहीं अभी उन्होंने रेज एंड किया है इसलिए। अच्छा, न्यू क्वेरी रेज करिए। राहुल सिन्हा जी, ये भाई मिश्रा जी, एक क्वेरी शायद ये थी लोगों की कि 10% जो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं बैंकर्स या दे रहे हैं, तो जो 20% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है दैट विल बी ओवर एंड अबव, और दैट 10% विल बी इंक्लूडिंग दैट थिंग। तो उस पे मैं बता दूं कि ओवरऑल वैसे तो जो 10% हमने दिया है वो तो एक्सपेंसेस और उनके जो मंथली सुपान का कमला और सुपान का चालू कराएगा ना जी भाई। दायर पे चारों बच्चे मुझे गणे पे दायर पे अरे मात्रा रहता है छोटी सी इसे रखिएगा, पकड़ फोटो खींच कर भेजो मुझे। ये क्या हुआ? पकड़े थे रखता है फोटो खींचने इससे माई पकड़ा तो विजय जी कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? एक मिनट हो गया हाँ जी। हेलो, कैन आई गो अहेड? हाँ, यस यस। तो लोगों की क्वेरी ये थी कि 10% जो बैंक ने दिए हैं ऑलरेडी कोविड इमरजेंसी में, ये जो 20% है दैट विल बी इंक्लूसिव ऑफ 10% और ये सेपरेटली 20%।
तो पहली चीज तो ये है कि जो भी 10% 20% जो भी दिया जाएगा दैट हैज टू बी रीपेड एक्चुअली, इट्स नॉट ए नॉन रिपेबल Yes, yes. फंड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि काम करने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही लिया जाए। जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट इज गिविंग और वी आर गिविंग एंड आपने ले लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं जिसके अंदर की लोगों ने लोन अवेल कर लिया लेकिन लोन की उनको जरूरत नहीं थी एक्चुअली, या उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। उनका अगर साल भर का खर्चा 20 लाख रुपए हो रहा है रेंट का, सब कुछ मिला के, फिर भी उन्होंने हमसे 2 करोड़ रुपए की मांग कर ली। और फिर जब हमने उनको जज किया कि भाई आपकी बैलेंस शीट में इतना सब कुछ है नहीं और आपका खर्चा नहीं है, तो 3 महीने का खर्चा हार्डली आपका 4-5 लाख रुपए आता है, आप 2 करोड़ रुपए लेके क्या करोगे? तो दे सेट कि नहीं नहीं वो दे रही है गवर्नमेंट तो हम ले लेते हैं। तो दैट आई थिंक वहां से हमको थोड़ा सा है ना अपनी इंडस्ट्री जो है या उनको समझाना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जो है ना वो इशू ये नहीं होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है तो हम कुछ भी फंड ले लें, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट एंड वी हैव टू रीपे आल्सो। तो जो आपकी वर्किंग के लिए जरूरत है, जो इमरजेंसी फंड गवर्नमेंट भी दे रही है और हम भी दे रहे हैं, वो सब मिला के आपको जरूरत है वर्किंग के लिए, उतना आप माल खरीदने वाले हैं, उतना आपकी चर्निंग के लिए जरूरत है रुकी हुई है। तो अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो आई थिंक दैट हैज टू बी लिंक्ड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिट। अभी ये क्लैरिटी नहीं आई है हमारे यहाँ भी, बैंक की जो इंटरनल बोर्ड जो अप्रूव करेगा अभी वो पॉलिसी नहीं आई है, वो आने के बाद ही पता चलेगा कि जो 20% है उसमें हमारा वाला जो 10% है वो सब्स्यूम किया जाएगा या वो दैट विल बी एडिशनली अवेलेबल, बिकॉज वो 100% गवर्नमेंट गारंटी से सुरक्षित रहेगा। बट अल्टीमेटली वो अगर अलग भी रहेगा तो भी वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे लिंक रहेगा, वो उसको हम ऐसा नहीं सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी उसको चूंकि गवर्नमेंट गारंटी है तो आपको देना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए यूनिट की अच्छी। और रविंद्र सिन्हा साहब आपकी बात से ये अर्थ निकला कि नीड बेस्ड लोन्स दिए जाएंगे ओनली? नहीं नहीं, ये हमारी तरफ से तो मना नहीं होगा, हम तो देंगे, लेकिन Yes. उसकी जो नीड है वो भी होनी चाहिए एक्चुअली। यस, है ना, आप एज ए बोरोवर अगर उस पैसा ले रहे हैं तो वो अल्टीमेटली नहीं बोरोवर का उद्देश्य क्या है कि जब इसके लो रेट पे मिल रहा है तो वो तो चाहेगा उसकी नीड हो चाहे नहीं हो, तो ये बैंकर्स को तो देखना पड़ेगा कि इनको देना नहीं देना। नहीं नहीं, बैंकर को तो देना है, वो तो देखिए उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल ही दिया है कि बिकॉज इट इज ए गवर्नमेंट गारंटी, तो बैंकर्स को तो देना ही है, उनमें तो कोई मना ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन मेरा ये कि उद्देश्य भी ठीक होना चाहिए, लोग जो ले रहे हैं ये कहना है। सर रविंद्र सर, हमारे सीए मेंबर्स एमएसएमई में कवर होंगे क्या? और होंगे तो हमारे उनके लिए कोई स्कीम है क्या अपने पास? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसके लिए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो आज भी बहुत सारे हमसे लोन लिए हुए हैं। नहीं, एमएसएमई में लोन देख रहे हैं, एमएसएमई में कवर होंगे अब सीएस। यस करेक्ट, सर्विसेज में कवर हो जाएंगे सर विजय भाई। मेरा पूछने का पर्पस यही था। और सर कोई उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम हो तो उसके बारे में बताइए। बट सर्विस एमएसएमई में सर्विसेज तो पहले से भी कवर ही है ना। यस सर, उसके लिए अलग लिमिट थी सर, पहले आप मर्ज कर दिया गया। अब पहले अलग लिमिट थी, अब मर्ज कर दी उसको, सर्विस और इंडस्ट्री दोनों को मर्ज कर दिया। वो तो आज भी हम जब डेटा निकालते हैं बैंक में तो सर्विसेज का अलग लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का अलग लेते हैं। एक क्वेरी है मिश्रा जी आपके लिए कि जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, किसी की बैंक गारंटी लिमिट है 100 करोड़ की या 20 करोड़ की, तो उस पर 20% वाला फॉर्मूला पैकेज का वो भी लेकर भी। यस सर, ये फंड बेस के लिए है ना, ये क्लैरिटी, उसमें तो क्रेडिट फैसिलिटी लिखा है ना। हाँ तो फिर तो कवर होगी सर, दोनों कवर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो उनकी जरूरत के हिसाब से है तो वो कवर होगी। राहुल सिन्हा हेलो, राजकुमार जी बोलिए। हाँ सर नमस्ते, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर आ रही है, आप बोलिए। सर ये हम जो एमएसएमई में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है अभी भी 5 करोड़ की आ रही है। तो जैसे हमारे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ है, 12 करोड़ का है, तो उसको हम क्या बाद में एडिट करके फाइल कर सकते हैं या एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेशन का वेट करें? मेरे ख्याल से आप रजिस्ट्रेशन करा के बाद में एडिटिंग भी कर सकते हो उसकी। अच्छा, उसकी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इमीडिएटली तो रजिस्ट्रेशन करा के जो बेनिफिट लेना है इमीडिएट वो तो ले लीजिए, और बाद में जब उसमें फैसिलिटी आ जाएगी जब अपन उसको चेंज कर लेंगे।
अपडेट तो कर लेंगे। अभी हम जैसे 5 करोड़ है तो 5 करोड़ डाल के रजिस्ट्रेशन ले लें। यस यस। अभी ऐसा कोई अभी शॉर्टली ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट इस फॉर्म को अपडेट करने वाली हो साइट पे 1-2 दिन या 5-4 दिन? डेफिनेटली करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो करेंगे तो अभी वेट कर लें सर 2-3 दिन या हम कर ही लें? आपकी क्या एडवाइस है? आप पे डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इमीडिएट है क्या। अगर आप 15-20 दिन रुक सकते हैं, आई थिंक 1-2 वीक में तो अपडेट कर ही देंगे। अच्छा, नहीं इतना अर्जेंट नहीं है। हाँ तो आई थिंक देन रजिस्ट्रेशन बैंक का फोर्स आ रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। देखिए बैंक का फोर्स आ रहा है तो बैंक देने के लिए तैयार है, और अगर आप लेने के लिए इमीडिएटली रेडी हैं तो मेरे ख्याल से अभी करा लेना चाहिए। आपको क्या दिक्कत है? अभी करा लेना, बाद में इसमें कोई ऐसा लिटिगेशन तो नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपने कम क्यों भरा? कोई नहीं ना? ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरे एनी अदर क्वेरी प्लीज? और देना राहुल सिन्हा जी कुछ बोल रहे थे। राहुल सिन्हा जी। राहुल सिन्हा जी ने तो बहुत पहले क्वेरी पूछी थी, वो तो बता चुके सर। ठीक है, तो बार रेज हैंड कर देते हैं, अनम्यूट नहीं कर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चले। एनी क्वेरी एनीवन? एक्चुअली इशू अभी बहुत नया है, लोग ये सब लॉकडाउन में है, कुछ ध्यान दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, इसलिए क्यूरीज ही रेज नहीं कर पा रहे। अभी तो सिर्फ एक ही क्वेरी है, एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी। जब एलिजिबिलिटी है तब उसको स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल है, क्या प्रॉब्लम है। जो नहीं सर, हम सब प्रोफेशनल ये चाहते हैं, हमें तो आप ही लड्डू दे दो, फटाफट बता दो हम कैसे कलेक्ट कर ले। तो क्या आगे इसको कैरी करना है या कुछ रिक्वेस्ट? बाइंडिंग अप करते हैं। रविंद्र मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं। हाँ रतन जी कैसे? यस सर। सर मिश्रा जी हमारे बीच में है, डीटीएम एमएसएमई। यस। तो सर का एक बार थैंक्स अदा करें। Thank you, Vijay bhai, for giving this opportunity to be thanks to our Ravindra Mishra ji, DGM SME SBI. Sir, we are really indeed very grateful to you, have you on this platform, TC and RTCA. If the word alone can express my and our deep gratitude towards you, we would say a big thanks to you. But friend, this gesture is not complete unless you all give a good round of applause to him. Please give a good round of applause on virtual platform for being with us, sharing his views. Right. Thank you, Ravindra Mishra sir, for being with us this morning. Thank you, sir. Thank you. Right. Yes, Subhash sir. Yes, sir. Any query? No. Now we have to close this. Yes. Now I request to respected Sri Ratanji Goyal sahab to give vote of thanks. Hello, sir. Thank you for giving again this opportunity for my colleague Sachendra Mishra ji. He is a best friend of mine also, and he has given a very good insight to the MSME sectors, provisions regarding the MSME sectors, various facilities available, various schemes available to the MSME sectors, and really indeed it is a great honor at TC and RTCA to have Sachendra Mishra ji as an orator on this today's talk. Thank you, Sachendra Mishra ji, for being with us, sharing your views, showing your concerns to us professional and profession. Thank you, Sachendra bhai. Thank you so much. और भी किसी को कोई हेल्प चाहिए? रतन भाई तो सुभाष जी को भी थैंक यू। सुभाष जी को तो बनता है सर, सारे कंडक्ट इन्होंने किया है, तो सुभाष जी का तो बनता ही है, आपका भी बनता है, नटवर भाई जी का भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, विजय जी का पूरा रोल है, विजय जी ने पूरी सपोर्ट किया है। जो लोग इसमें लीड ले रहे हैं उन सभी का बनता है, नटवर जी का बनता है, सतीश जी का बनता है, बिकॉज दे आर हेल्म ऑफ द अफेयर्स, दे आर गाइडिंग अस कि hold on this seminar, this virtual seminar conferences, and really we are happy to note that the TC and RTC are doing tremendous work in this scenario also.
जो घर बैठे सभी को ये चीजें मुहैया करा रहे हैं, it is hats off to them, hats off to their leadership, and thank you all for being with us this morning. थैंक यू गोयल साहब, आपको भी थैंक यू। Thank you all the participants. Thank you. Right, thank you. Thank Bye you. bye everyone. बाय बाय एवरीवन। Nice to see you all. Thank you. थैंक यू सर।